शिवपुर की पुरानी वर्मा हवेली कई सालों से सुनसान पड़ी थी, लेकिन गांव में उसकी प्राचीन डायरी और छिपे खजाने की कहानी आज भी चर्चा में थी। हवेली का केयरटेकर राघव ही यह जानता था कि डायरी स्टोर रूम की अलमारी में छुपी हुई है। 14 जुलाई की रात राघव को किसी के कदमों की आहट और धीमी आवाजें सुनाई दी। वह टॉर्च लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। अगले ही पल किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह वह पाया गया और डायरी गायब थी। सबसे पहले शक अनाया वर्मा पर गया। उसने कहा कि वह उस रात हवेली के पास नहीं गई थी, लेकिन उसके कपड़ों पर हवेली की धूल मिली। रिया का भी अजीब सा रोल था। उसकी स्कूटी की हेडलाइट रात 11 बजे हवेली के पास दिखी थी। दीपक के जूतों पर वही लाल मिट्टी थी जो स्टोर रूम में थी, और पंडित शंभू हमेशा हवेली को खतरनाक बताता था। मैंने सबसे पहले अनाया से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह दरवाजे तक गई थी क्योंकि रिया ने उसे बुलाया था। लेकिन रिया ने जब पूछने पर कहा कि उसने अनाया को नहीं बुलाया, तो मामला अजीब हो गया। फिर दीपक ने कहा कि वह बस हवेली के बाहर से गुजरा था, पर उसके जूतों पर मिली मिट्टी ने उसे झूठा साबित कर दिया। पंडित शंभू बार बार कह रहा था कि डायरी न खुलनी चाहिए, और उसने यह भी बताया कि राघव हाल में किसी से बहुत डर रहा था। सुराग स्टोर रूम से मिले। एक टूटे पेंडेंट पर आर लिखा था। एक लाल रिबन फंसा था और खिड़की अंदर से खुली थी। इससे साफ था कि कोई पहले से ही कमरे में छुपा हुआ था। मैंने कमरे की दोबारा जांच की तो ध्यान गया कि स्टोर रूम की लकड़ी की अलमारी के पीछे एक बेहद संकरी जगह थी, जिसमें कोई आसानी से छुप सकता था। धूल में उंगलियों के ताजा निशान थे, मतलब अपराधी राघव के आने से पहले कमरे में ही छुपा था। अब सवाल था, राघव को किसने नोट पकड़ाया था जिस पर लिखा था सच्चाई चुप नहीं रहती। 11:20 ये किसी चेतावनी जैसा था, किसी ऐसे इंसान की तरफ से जिसने सब कुछ होते देखा हो। जांच करते करते मुझे पता चला कि टूटे पेंडेंट पर आल सिर्फ रिया का नाम नहीं था, बल्कि वह राघव का भी हो सकता था। लेकिन पेंडेंट महिलाओं वाला था, मतलब यह रिया का था। जब मैंने रिया को यह बताया तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने स्वीकार किया कि वह रात को हवेली गई थी सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि उसे डरावना कंटेंट चाहिए था। वहां उसे किसी की छाया दिखी और वह घबराकर भाग गई। उसने माना कि लाल रिबन उसके टॉप से फटा था। इससे यह साफ हो गया कि रिया वहां थी, लेकिन उसने डायरी नहीं ली थी। दीपक पर दबाव बढ़ा तो उसने बताया कि वह हवेली में अंदर घुसा था, पर चोरी करने नहीं, बल्कि राघव से मिलने। उसे लगा था कि राघव उसे पैसे देगा, लेकिन राघव पहले से किसी से डरा हुआ था और उसने दीपक को भगा दिया। इस तरह दीपक संदिग्ध जरूर था, लेकिन असली अपराधी नहीं। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, अनाया और पंडित शंभू। जब मैंने पंडित शंभू से पूछा कि वह डायरी को लेकर इतना परेशान क्यों है, तो उसने एक बड़ा सच बताया। उसने कहा कि डायरी में खजाने से ज्यादा एक ऐसा राज था जिसे बाहर आना नहीं चाहिए। उसने बोला कि अनाया और उसके परिवार से जुड़ा एक पुराना षड्यंत्र उसमें लिखा था। इस खुलासे के बाद मैंने अनाया से आखिरी बार पूछताछ की। अनाया अचानक रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि वह हवेली गई थी, पर डायरी लेने नहीं, बल्कि उस राज को नष्ट करने। उसे डर था कि डायरी में लिखी बातें उसके परिवार की छवि खराब कर देंगी। वह स्टोर रूम पहुंची तो अंदर कोई पहले से छुपा था। वह उसी व्यक्ति से डरकर पीछे हट गई और भाग गई। उसने माना कि उसका फोन जानबूझकर बंद था ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके। अब असली बात सामने आई। स्टोर रूम में पहले से जो शख्स छुपा था वही असली अपराधी था। पंडित शंभू ने अपना सच आखिरकार खोल दिया। उसने बताया कि वह लंबे समय से उस डायरी को मिटाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसमें लिखा सच दुनिया न देख सके। उसकी अनाया से पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। वह कमरे में पहले से छुपा था। राघव ने उसे पकड़ लिया, जिसे वह घबरा गया और उसने राघव को धक्का देकर बेहोश कर दिया। फिर वह डायरी लेकर मंदिर के पीछे के कुएं में उसे फेंक आया ताकि कभी कोई उसे ढूंढ न सके। पेंडेंट और रिबन वही चीजें थी जो बाकी लोगों के डर और भागने में गिर गई थी। असली सबूत सिर्फ खिड़की के अंदर से खुलने का था, जो साबित करता था कि अपराधी पहले से कमरे में ही छुपा था। इस तरह पंडित शंभू ने सारा प्लान बनाया था और बाकी लोग अपने अपने डर, झूठ और गलत फहमियों से संदिग्ध बनते चले गए। अंत में डायरी गायब हो गई, राघव सच बोल न पाया और हवेली का रहस्य हमेशा के लिए शांत हो गया।